दर्पण नए विचारों का। ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। कुछ तो बात है इन दिनों हमारे युवा जगत में। खेल के मैदान ने तो जैसे उभरती प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान का अनंत अंतरिक्ष ही दे दिया हो। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में तो पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में भारतीय युवाओं ने विजय पताका फहराकर देश का नाम रोशन किया है और वो ही सिलसिला जारी है हांगचाओ में चल रहे एशियन गेम्स में। पदक तालिका में भारत के खाते में अभी तक कुल 28 से ज्यादा मेडल आ चुके हैं और खेल भी कैसे कैसे ड्रेसाज, इक्वेस्ट्रियन, शूटिंग, सेलिंग, क्रिकेट और वुशु जैसे विविध। ये सिलसिला नहीं थमने वाला। अगले सप्ताह भी देशवासियों की नजरें हमारे इन युवा खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी, ढेर सारी गुड विशेष के साथ ही अक्टूबर में ही होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए भी हमारे जोश भरे खिलाड़ियों की तैयारियां जमकर चल रही हैं। यह जीतने के जज्बे की बुनियाद में एक अलग तरह का संघर्ष है जो दुनिया के हर व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है, विषम परिस्थितियों में हार न मानने की हिम्मत दे सकता है। उस युवा शक्ति को नमन। भारत में इस वर्ष G20 के आयोजन ने देश भर के युवाओं छात्रों को आपस में जुड़ने का अवसर दिया। पिछले दिनों स्कूल कॉलेजों में इसी को लेकर कई थीम्स पर कार्यक्रम हुए। आकाशवाणी ने तो देश की सुदूर सीमाओं पर जाकर मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की। लेकिन अचीवमेंट्स युवा जीवन में सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। पिछले दिनों प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के प्रेशर ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया। इस वर्ष वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। जीवन की राह पर कभी हार है तो कभी जीत। बड़े से बड़े खिलाड़ियों के जीवन को देख लीजिए। जरूरत है तो बस मुस्कुराते हुए हर स्थिति को स्वीकार करके नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की, और हाँ, दूसरों के बारे में भी सोचने की। अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आइए मिलकर सुनते हैं राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। माना कि आपके पास डिप्रेस होने के कई कारण हैं, कुछ रियल, कुछ वर्चुअल, परसेंटेज, ग्रेड्स, एडमिशंस या फिर ब्रेकअप्स। सोशल मीडिया और लाइक्स के दौर में तो इनका असर मानो 10 गुना हो जाता है। कहते हैं कभी डिप्रेस फील करो तो बाहर निकलो और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाओ जो आपको इंस्टेंटली प्रेरित करे। हमारे पत्रिका मित्र दिनेश नामदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। किसी काम से दिनेश पुणे गए हुए थे, अचानक एक दिन डिप्रेस हो गए। फिर क्या था, हमारा फॉर्मूला अपनाकर बाहर निकल पड़े बस में बैठकर। थोड़ी देर में उनका फोन आ ही गया, सुकून भरी आवाज में। मनोज, जानते हो मैं इस समय चैंपियन वैष्णवी से बात कर रहा हूँ। लेकिन कौन है वैष्णवी, सुनकर देखें। श्रोताओं, बचपन में हमने एक कविता पढ़ी हुई है, आपने भी पढ़ी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो एक मछली तो नहीं, लेकिन एक जलपरी के साथ में हूँ, इंसान के रूप में है, और वो पानी में नहीं रहती हमारे और आपके जैसे ही है, लेकिन पानी में जब उतरती है तो जलपरी बन जाती है और शायद मछलियों को भी मात दे। लेकिन उसके साथ एक विशेषता जुड़ी हुई है, वो दिव्यांग है पैरों से, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 75%। ऐसी दिव्यांग तैराक वैष्णवी जगताप हमारे साथ हैं और ये पुणे में पिंपरी की रहने वाली हैं। तो वैष्णवी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी शारीरिक दिव्यांगता होते हुए भी आपने ये तैराकी क्यों शुरू की? क्या तैराकी आपका शौक रहा है? नमस्ते सर, मैंने तैराकी शुरू की क्योंकि मैं 75% डिसेबल हूँ और उसके लिए डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए
स्विमिंग जो है वो सजेस्ट किया था, इसीलिए मैंने स्विमिंग शुरू किया। स्विमिंग मतलब ऐसा प्रोफेशनली नहीं शुरू किया था मैंने, एज अ फिजियोथेरेपी शुरू किया। 6 साल तक मैं बस पूल में जाती थी, टिकट निकालती थी और अपना पानी में खेल के वापस आ जाती थी। लेकिन उसके बाद कहीं से मुझे पता चला कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी भी एक अलग गेम्स होती है, उनके भी अलग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो वो पता चलने के बाद मैंने मेरा पहला मतलब टूर्नामेंट खेला जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। और उसके बाद मैंने स्टेट लेवल के लिए मतलब मैं पार्टिसिपेट हुई। वहाँ पे जो फर्स्ट 3 नंबर्स थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उसमें भी मतलब जो ये 3 नंबर थे उनको नेशनल के लिए सिलेक्ट करने वाले थे। और लकीली मैंने जो भी 3 मतलब मैंने स्ट्रोक्स खेले उन तीनों में ही मुझे गोल्ड मेडल मिला। इससे मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई हुई। और नेशनल में भी जो भी मेरे 3 स्ट्रोक्स थे, हर एक स्ट्रोक में मुझे गोल्ड मेडल मिला और चैम्पियनशिप ट्रॉफी भी मिली। और महाराष्ट्र की तरफ से रिले टीम का एक हिस्सा होने का भी मौका मिला। 2012 में मैंने पहला नेशनल मेरा खेला और अब तक मैं 9 नेशनल्स खेल चुकी हूँ। और हर एक नेशनल में मुझे गोल्ड मेडल और चैम्पियनशिप ट्रॉफी ज़रूर है और मैं इंडिया को 3 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। वैष्णवी, आपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है, आपने देश को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ भी सफलताएं पाई हैं। लेकिन इन सफलताओं के पीछे कितना संघर्ष छुपा है आपका, ये हम आप ही से जानना चाहते हैं। संघर्ष की बात आती है तो सच में बहुत संघर्ष है, क्योंकि जैसे हमारा 75% डिसेबिलिटी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैलिपर्स मतलब कैलिपर्स की सहायता से मैं चल पाती हूँ। बिना कैलिपर्स के मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती। और जैसे कमर के नीचे अब चले जाए घुटने, वैसे वैसे मेरा सेंसेशन एक पॉइंट तक कम कम होते पूरा नील हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। सो जैसे नॉर्मली हम हाथों की उंगलियां हिलाते हैं, वैसे मेरी पैर की उंगलियां नहीं हिल पाती है। और जब भी मतलब मैं ऐसे मिट्टी में जैसे बच्चे यूं ही खेलते हैं, वैसे तो मैं कभी खेली नहीं बचपन में, क्योंकि मिट्टी में कुछ मतलब स्टोन या फिर कुछ कांच के टुकड़े कुछ भी अगर मुझे लग जाता है तो जब तक कि मैं मेरी आंखों से नहीं देखती तब तक मुझे पता नहीं चलता कि मुझे कुछ चुभ रहा है या धूप की वजह से मेरे पैर जल रहे हैं। मतलब कुछ जख्म हो भी जाता है तो भी मतलब ऐसा नहीं है कि 10-12 दिनों में वो कवर हो जाए, हील हो जाए पूरा का पूरा। उसके लिए 6 महीने 1 साल भर मतलब वो ज़ख्म हील होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन कम है तो उसका हीलिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो है। सो अगर एक ज़ख्म हो जाए और ऊपर से मेरा स्पोर्ट स्विमिंग है, सो पानी का तो संबंध आना ही है, तो उसको हील होने में बहुत वक्त लगता है। और इतना लगता है कि कभी कभी मतलब 2-4 दिन तो बेड पे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि आप चल नहीं सकते, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। और वो पूरा प्रोसेस जो है, कैलिपर्स पहनना, उसको पट्टी करना, फिर जाके वहाँ पे उतारना, फिर दूसरे सादे चप्पल डाल के पूल तक चल के जाना, फिर वापस आने के बाद उसे साफ़ करना, फिर पट्टी लगाना, फिर कैलिपर्स डालना, मतलब ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। और मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ऐसा लगता है बस छोड़ देंगे यार, अभी क्यों करना। वैष्णवी, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पैरों में जख्म रहे होंगे और आपने टूर्नामेंट्स में भाग लिया है। कितने बार ऐसा हुआ और आपने मेडल जीता है, आपने गोल्ड जीता है, आपने सिल्वर जीता है, आपने ब्रॉन्ज जीता है? अभी मेरी 22 साल उम्र है। 10th में जब मुझे मेरा जो थाइज है वहाँ पे भी मुझे एक जख्म हुआ था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, हमें लगा कि ठीक हो जाएगा अपने आप, लेकिन मुझे उसके बाद बुखार आने लगा, चक्कर आने लगे, मैं गिर रही थी। तब डॉक्टर ने बताया कि वो इन्फेक्शन पूरा आपका बोन की तरफ चला गया है। अगर आप अभी उसको मतलब ऑपरेशन करके जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसको अगर आप नहीं निकालोगे तो शायद आपका पूरा लेग ही एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। उस टाइम मैं 10th में थी, मेरा फिर ऑपरेशन तो मुझे करना ही पड़ा बाय हुक और बाय क्रुक। 10th का 1 महीना मैं स्कूल गई ही नहीं। उसके बाद जो भी टेस्ट था वो मैंने सिर्फ घर पे पढ़ाई करके घर पे पेपर्स लिख के दिया। थोड़ा हील होने लगा तो 1 महीना जैसे ही मतलब मेरे सारे टांके जो थे वो खुलने के बाद मम्मी ने इमीडिएटली मुझे पानी में जाने दिया, क्योंकि जैसे मैं ज़्यादा चलती फिरती नहीं हूँ तो सिर्फ बैठ बैठ के वजन भी काफ़ी बढ़ जाता है और बेड सोर होने की भी चांसेस होते हैं। मतलब आप एक सुधारने जाओगे तो दूसरा आ जाएगा। तो उसके बाद में मैं 1 महीना जैसे टांके खुल गए, मेरे सूख गए, मैं स्विमिंग करने गई, नॉट एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, वापस मेरे फिटनेस के लिए। उसके बाद में दिवाली में जो अपना सेमेस्टर होता है वहाँ पे हमारा नेशनल कैंप लगा था,
तो इसीलिए मैं वापस डेरवन गई थी। मैं 10th का जो मेन सेमेस्टर का पेपर होता है वो भी नहीं दे पाई थी। और वहाँ से आने के बाद इमीडिएटली हमारा नेशनल था। नेशनल नवंबर में हुआ और एशियन गेम्स दिसंबर में हुए। एशियन यूथ गेम्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, तो मैं दिसंबर में वहाँ चली गई। और फिर जैसे पता है सबको, जैन में प्रीलियम्स आ जाते हैं 10th के और 12th के भी। तो प्रीलियम्स में कैसे तैसे करके पेपर लिख के आई। 2 महीना ऐसा लगा कि नहीं अभी पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा जो ईयर है मेरा या तो हॉस्पिटल या तो पूल में चला गया। 2 महीने पढ़ाई की, पेपर्स दिए। 22 मार्च को मेरा पेपर ख़त्म हो गए और 27 मार्च को मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो कॉमनवेल्थ के लिए भी मतलब इतना मुझे टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए, इतना हेक्टिक ईयर था वो मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना इज़ अ ह्यूज ऑनर। निश्चित रूप से वैष्णवी, जो संघर्ष आपने किया है उसका वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। टीवी पर आपने ओलंपिक्स देखे होंगे, एशियन गेम्स देखे होंगे, तो उनमें से आपको किस खिलाड़ी ने ज़्यादा प्रभावित किया? क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है MS धोनी सर, क्योंकि वो जैसे तैराकी की बात कर रहा हूँ मैं। वो जैसे मतलब एक मैं उनका बताती हूँ। अच्छा। वो जैसे कैप्टन कूल है, वैसे मुझे मतलब मैं खुद का एक क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा पैनिक होने होता है या फिर बिफोर द टूर्नामेंट। सो वो जैसे कूल है, अगर मैं उनके वो क्वालिटी अडेप्ट कर पाऊँ सो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर मी। एंड अगर स्विमिंग की पर्टिकुलरली बात किया जाए तो सब पूरे वर्ल्ड को पता है माइकल फिलिप्स द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन। सो एक बार ओलंपिक क्वालिफाई करना वो भी बहुत बड़ी बात है, मेडल का एम है। वैष्णवी, जब आप किसी भी टूर्नामेंट में शामिल होती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो शुरू में आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? क्योंकि कई टूर्नामेंट्स आप जीत चुकी हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो उस समय आपके मन में क्या कुछ उथल पुथल होती है? जी, 9 नेशनल्स होने के बावजूद, 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बावजूद, कोई भी मतलब लोकल भी होता है तो थोड़ा तो होता ही है, थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है। लेकिन टिल द टाइम आई एंटर द पूल, एक बार पानी में चली जाऊँ देन आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम होल इनटू द गेम। वैष्णवी, जैसे कि हमने बताया सुनने वालों को, 75% आपकी दिव्यांगता है और आप चल नहीं पाती सामान्य रूप से। इसके बावजूद आपने ना सिर्फ तैरा बल्कि एक तैराक के रूप में आपने अपने आप को स्थापित किया, प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व किया। और आगे कहाँ तक जाने का इरादा है और क्या करना चाहती हैं आप तैराकी के क्षेत्र में? अभी जैसे मैं एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी हूँ, सो मुझे एशियन गेम्स मेडल का एम है मेरा। और फॉर्चुनेटली अगले साल ओलंपिक्स भी आ रहे हैं। अगर मैं अच्छे से एशियन गेम्स में परफॉर्म करती हूँ सो आई हैव होप्स टू क्वालिफाई ओलंपिक्स ऑल्सो। वैष्णवी, हमें अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए जो स्विमिंग में आपने प्राप्त की हैं। अभी रिसेंटली मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में अवार्ड दिया जाता है, वो शिव छत्रपति राज्य क्रीड़ा पुरस्कार जिसे बोलते हैं, वो मुझे अभी रिसेंटली मिला है जी। और उपलब्धियां जैसे मुझे स्विमिंग की वजह से मिल्खा सिंह जी को मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कॉमनवेल्थ में मैं मैरी कॉम, PV सिंधु, इन सब से भी मिल पाई। जी। और वैष्णवी, किन किन टूर्नामेंट्स में आपको सफलता मिली जिनमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया हो या महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया हो? नेशनल्स में तो मेरे सारे ही मतलब गोल्ड मेडल और चैंपियनशिप ट्रॉफी है, लेकिन इंटरनेशनल में मेरा अभी तक कोई मेडल नहीं है। मेरा 6th प्लेस है। जो फर्स्ट 3 है उनके काफ़ी करीब हूँ। इच्छा है कि वो जो 3 का फासला है वो भी पार कर पाऊँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गई थी 2018 में और वहाँ पे भी मेरा 6th प्लेस ही आया है। आश्चर्य की बात या फिर क्या कहे, जो फर्स्ट रैंकर थी उसमें और मुझ में भी 6 सेकेंड्स का ही डिफरेंस है। मतलब हर एक पार्टिसिपेंट्स के साथ एक सेकेंड बढ़ता चला गया। और जैसे मैंने बताया मेरा 10th का साल था, मुझे ठीक से प्रैक्टिस करना भी नहीं मिला। थोड़ा ऐसा लगता है कभी कि अगर कोई प्रैक्टिस के लिए मिल जाते दिन तो शायद फर्स्ट 3 में भी आ पाती। जरूर आएंगी आप फर्स्ट 3 में वैष्णवी। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। और हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को कि इतना होते हुए भी, जबकि 75% दिव्यांगता आपकी है, आप पानी में एक जलपरी बन जाती हैं। वैष्णवी, हीरे को भी तराशा जाता है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको किसने तराशा है तो आप क्या कहेंगी? ये सब मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरे कोच हैं उनकी वजह से ही कर पाई हूँ। और मेरे जैसे से बहुत सारे बच्चे हैं,
वो भी ऐसा कर सकते हैं। डिसेबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में हार गए। हर एक के पास कोई ना कोई अलग स्किल होता है, वो डेफिनेटली कर सकता है। बस उसको उसके जो आजू बाजू के लोग हैं, जो एक वातावरण होता है, वो थोड़ा सा अगर हम सपोर्टिव दे, और स्पेशली अगर आपका बच्चा या बच्ची ऐसी है, कोई उसमें डिसेबिलिटी है या मेंटली फिजिकली, या आपके पड़ोस में भी कोई है, सबसे पहली बात तो इंडिया को आती है कि जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करे। मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया कि मेरी बच्ची ऐसी है, मैं उससे अच्छा करने के लिए, वो चल पाए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। सो मोस्टली फर्स्ट इट कम्स टू पेरेंट्स एंड देन द चाइल्ड, बिकॉज बच्चे को उतना समझ में नहीं आता बचपन में। सो अगर सपोर्टिव एक वातावरण है तो कोई भी कर सकता है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। पैरा स्विमर वैष्णवी जगताप और दिनेश नामदेव की बातचीत सुनकर भला कौन प्रेरित नहीं होगा। इन दिनों हमारी ये दोस्त दिल्ली में है, पैरा एशियन गेम्स में जाने से पहले अपने कोच से ट्रेनिंग लेने के लिए। हम सबकी तरफ से वैष्णवी और उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं। पूरी पैरा टीम के हौसले और संकल्प को देखते हुए अच्छी परफॉर्मेंस का विश्वास दुगना हो जाता है। डू योर बेस्ट। बाय। मनोज, खेलकूद के बाद अब पढ़ाई की बात भी हो जाए। नवोदिता, मैं तो शुरू से मानता हूं कि पहले खेलकूद हो तो उसके बाद अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है। ये बात भी सही है। और एनर्जी की वजह से पता क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ते हैं बिना रट्टा लगाए। क्या मेरी सोच सही है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देंगे CSIR निस्पर के गाइडेंस में आयोजित कैंप प्रतिभा एग्जाम्स के कुछ नेशनल और स्टेट टॉपर्स। कैंप यानी नॉलेज एंड अवेयरनेस असेसमेंट प्लेटफॉर्म। मेरा नाम सक्षम रावत, आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट। मैंने कैंप का नॉलेज अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म जो है, इसका कैंप नास्टा एग्ज़ाम दिस ईयर जो हुआ था उसे दिया था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, लाइक नेशनल टॉपर। उन्होंने इसलिए मुझे सम्मानित किया आज इसमें। जो कैंप का सिलेबस है, इट्स नॉट लाइक प्री डिफाइंड है। आपके एकेडमिक्स और स्कूल की सिलेबस से बिल्कुल अलग होता है। वो अब बेसिकली आपकी जो रीजनिंग है और कंसेप्ट्स है और आपका एप्टीट्यूड स्किल है, कैंप का एग्ज़ाम वो टेस्ट करता है। सो अलग अलग सेक्शंस में था, आई बिलीव 8 सेक्शंस थे, जो आपके मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करता है। साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी इन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी वो भी चेक करता है। तो उन 8 सेक्शंस को कैंप के एग्ज़ाम ने बखूबी मतलब टेस्ट किया। उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स के वही स्किल्स वो चेक करते हैं एंड देन दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट, जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। स्कूल की स्टडी में भी तो होता होगा। नॉर्मल स्कूल की स्टडीज़ में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग होती है, लेकिन अगर आप अभी के लाइक करेंट बेसिस पे देखें तो जो स्कूल में मैथ्स पढ़ाई जाती है, दैट इज़ मोर ऑफ लाइक कि बच्चे फॉर्मूलाज याद करके जाएं। कभी कभी बच्चे मैथ्स को भी रट्टा लगा लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लाइक दे डू नॉट अप्लाई देयर ब्रेन कि किस तरीके से आंसर किया जा सकता है। मेरा नाम क्रिश क्रेजिया है। मैं अभी क्लास में 11 में पढ़ता हूँ और मैं स्टेट टॉपर रह चुका हूँ कैंप में। तो मैं झारखंड से हूँ, बोकारो से हूँ। उन्होंने मुझे एक साइंटिफिक एक्सकर्शन पे लाया है, उसी के लिए मैं दिल्ली आया हूँ यहाँ पे। मुझे बाहर जाने का बहुत कम ही मौका मिला है ज़िंदगी में, तो मैं बोकारो में रहता हूँ, तो दिल्ली आना तो बहुत दूर हो गया मेरे लिए। और उसके ऊपर से ये लोग एक साइंटिफिक एक्सकर्शन है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक तो मुझे वहाँ पर जो भी उन्होंने बताया उससे एक मुझे फ़ायदा होता है, और उसके बाद मुझे खुद से भी रिसर्च करने का मन होता है कि जो भी मैंने देखा क्या मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानना है। मेरा नाम आध्या पॉल है और मैं एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 मुंबई से हूँ। मैं अभी स्टैंडर्ड 6 की छात्रा हूँ, लेकिन मुझे कैंप का अवार्ड रिसेंटली 5th स्टैंडर्ड में मिला था। तो जो
साइंस ओलंपियाड्स देती हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं देती हूँ तो उसका सारे जो प्रिपरेशंस है तो मैं दूसरे एग्ज़ाम्स में भी वो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने नेट में देखा कि कैंप कहकर भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो मैंने उसका सिर्फ नेट में सिलेबस सर्च कर लिया। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं जानती थी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मैंने उसके कैंप के एग्ज़ाम मटेरियल से कर लिया और वही लाइक पूरा इनफ था। और ये भी मैं अप्रिशिएट करूँगी कि जो क्वेश्चन पेपर्स था कैंप का वो बहुत ही यूज़फुल था इस एग्ज़ाम के लिए। मेरा मेन गोल है कि लाइक मुझे देश के लिए कुछ काम करना है। पहले मेरे पापा मुझे इनकरेज करते थे कि मैं राष्ट्रपति बनूं या IAS ऑफिसर बनूं, तो अभी तो मैंने सोचा नहीं है कि लाइक मैं राष्ट्रपति बनूंगी, प्रधानमंत्री बनूंगी या कुछ बनूंगी, लेकिन ये मैंने सोच कर रखा है कि मैं जो भी बन जाऊँ लेकिन देश की सेवा ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, एक बात बताओ, कभी देश के किसी लेबोरेटरी के अंदर जाना हुआ है? हाँ, पिछली बार CSIR निस पर गई थी। 1 वीक 1 लैब सीरीज चल रही थी ना, वहाँ साइंटिस्ट से जब खुद बात की तो लगा कि विज्ञान एक कठिन विषय से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बातों से भरा हुआ सब्जेक्ट है, जिसमें और जानकारी पाने का मन करता है, वो भी पेरेंट्स के किसी भी प्रेशर के बिना। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं गया था इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स वैसे भी यंग दोस्तों में खूब पॉपुलर हैं। मुझे भी कुछ साइंटिस्ट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स मिले वहां पर। बहुत इंटरेस्टिंग लगी उनकी बातें। मेरा नाम शांतनु खत्री है। मैं 4th ईयर का PhD स्टूडेंट हूँ। मेरा जो काम है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी फील्ड के अराउंड है, जहाँ पे हम प्रोटीन्स को समझते हैं कंप्यूटर के द्वारा, उनके फंक्शन और उनके डायनेमिक्स की पूरी जानकारी को समझ पाते हैं, ताकि ड्रग रिलेटेड थेरेपीज बन पाए, फ्यूचर में सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा सकें। मेरा नाम अंशु प्रिया है और मैं फाइनल ईयर PhD स्टूडेंट हूँ। CSIR IGIB में हमारे लैबोरेटरी में स्किन बायोलॉजी लैब है हमारी, जहाँ पे हम स्किन से रिलेटेड, चर्म रोग जो होता है उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन पे हम रिसर्च करते हैं। मोस्टली हमारा रिसर्च जो है ये एक डिजीज़ जिसको हम विटिलिगो के नाम से जानते हैं, जिसमें सफ़ेद चर्क रोग भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उस पर हम सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को अप्लाई करके हम उसमें जो भी नया रिसर्च होता है वो हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी लैब में, ताकि हमारा किया हुआ रिसर्च जो है ये फाइनली सोसाइटी को बेनिफिट करे इन फॉर्म ऑफ न्यू थेरेपीज, नए ड्रग्स बने, नई दवाइयाँ बने, सो दैट जिनको भी ये चर्म रोग की बीमारी है जैसे सोरियासिस हो गया, या सिंपल अगर हम बात करें एक्ने की या पिंपल्स की, उससे लेके जो डिजीज़ेस जो स्किन कैंसर तक चली जाती हैं, तो हमारे लैब में यहाँ पे सारे डिजीज़ पे काम होता है। हमारा कोलैबोरेशन दिल्ली के सारे अस्पतालों से प्लस इंडिया में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ से कोलैबोरेट करके क्लिनिशियंस के साथ हम ये जो भी अपना प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे जो भी दिन रात काम कर रहे हैं और नई खोज कर रहे हैं वो एट द एंड सोसाइटी को बेनिफिट करे। नमस्कार, मेरा नाम असीम चाफलकर है। मैं 5वें साल का PhD छात्र हूँ। हमने PhD में हमेशा से ही विद्यार्थियों को और बाहर के लोगों को हमारा संशोधन यहाँ का और अनुसंधान दिखाने की कोशिश की है, और हम इसके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं बीच बीच में। मेरा नाम अंजलि बजाज है। हम अभी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मैं जिस लैब में काम करती हूँ वो जीनोमिक्स लैब है, और यहाँ पर हम जीनोमिक्स से रिलेटेड सारी रिसर्च करते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा गोल है वो है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे काम करना। तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है ज़्यादा, और एक एक मतलब बीमारी को डायग्नोज करने में 8-8 साल तक भी लग जाते हैं। तो हम अपनी जीनोमिक्स की नॉलेज को यूज़ करके एम्स जैसे बहुत सारे 70 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में थ्रू आउट इंडिया कोलैबोरेट करते हैं। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं कोलैबोरेशन के वो सारे डॉक्टर्स ही हैं जो 300 से
भी ज़्यादा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और हम उनसे जो भी वो केसेस को डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका जेनेटिक बेसिस है, उन पेशेंट्स का सैंपल लेते हैं, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, पेडिग्री बनाते हैं, जो हम नॉर्मल अपना 12वीं की टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते थे, वो हम यहाँ पे सब प्रैक्टिकल करके और उनका डीएनए लेकर फिर हम डीएनए को सीक्वेंस करके पता लगाते हैं कि ऐसी कौन सी वेरिएशन है या म्यूटेशन है जिसकी वजह से एक पेशेंट को वो बीमारी है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, और उसी के ज़रिए हम फिर पेशेंट्स और फैमिलीज़ को हेल्प करते हैं। तो हमारा काम ट्रांसलेशनल रिसर्च है जो पूरा सोसाइटी तक जाता है और उससे लोगों को अवेयरनेस भी मिलता है। तो एक पेशेंट को फ़ायदा मिलने के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को जानकारी मिलती है। मेरा नाम निष्ठा भार्गव है। आईजीआईबी में मैं बहुत ही मूलाधार से एक छोटे से सवाल पे काम करती हूँ कि जब हम किसी भी तरह के स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी शरीर की विभिन्न कोशिकाएं आपस में किस तरह बात करती हैं, और वो बातचीत के बहुत से रास्ते हैं। उसमें से एक छोटा सा रास्ता है जिसे स्मॉल एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स बोलते हैं, और मेरा सवाल ये था कि इसमें क्या क्या पैक होके सेल्स भेजती हैं एक दूसरे को जब वो हीट स्ट्रेस में होती हैं, यानी कि उन्हें हीट शॉक लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। मेरी पीएचडी ऑलमोस्ट ख़त्म है यहाँ पर, बट पीएचडी के दौरान मैंने काफ़ी सारा आउटरीच भी किया है। आउटरीच में बेसिकली साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बाहर के लोगों को में जागरूकता फैलाना और उनकी जिज्ञासा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट के दरवाजे सभी सिटीजन्स के लिए खुल जाते हैं उस एक दिन के लिए, ओपन डे बोला जाता है इसे, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ आते हैं। उनके लिए हम बहुत सारे एग्जीबिशंस और स्टॉल्स लगाते हैं, उनको बताते हैं, अवगत कराते हैं इस चीज़ से कि आईजीआईबी में क्या विज्ञान को लेके चल रहा है। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ मनोज, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हम कलाओं का भी तो सहारा ले सकते हैं ना? मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी मन को बैलेंस्ड रखने में हेल्प कर सकते हैं। याद आया, आईजीएनसीए में पिछले दिनों आयोजित नदी उत्सव में युवाओं ने कई एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, खासतौर से पेंटिंग में। प्रोफेसर के अनिल कुमार के अनुसार इस 4th नदी उत्सव में हम लोगों ने एक नदी के ऊपर हम लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन रखा, जहाँ की दिल्ली के 10 स्कूल्स से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। कम से कम अभी हमारे इस कार्यक्रम के लिए 150 पेंटिंग्स बच्चों ने बनाए हैं। उस पेंटिंग्स में इतने सारे इश्यूज दिखाई दिए है, लेकर आए हैं स्टूडेंट। अब तो जानते हैं बच्चों में नदियों के बारे में भी काफी सिलेबसेस है, एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के बारे में काफी सिलेबसेस है। तो हमें ये पता चला बच्चों से कि काफी बच्चे लोग देखे नहीं होंगे, बट वो आजकल के मीडिया, मल्टीमीडिया द्वारा उनको एक आइडिया है कि नदियों में क्या हो रहा है, और स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर के सारे क्लास में ये जो एनवायरनमेंट को लेकर के सीरियस सिलेबसेस है, उनको उस सिलेबस से वो नदियों के बारे में जानने के लिए ये सारी चीजें बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस लेके आ रहे। तो इसी तरह से काफी बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग की है उस नदियों के ऊपर, उस इश्यूज के ऊपर, नदियों के इश्यूज के ऊपर। तो यूथ काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। समय की धारा और एक चिरंतन सत्य। विज्ञान की बातें हो रही थी और अचानक खबर आई कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे बीच नहीं रहे। वो 98 वर्ष के थे। कैसा संयोग है कि कल यानी 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान न जाने कितने युवा कृषि वैज्ञानिकों और प्लांट जेनेटिसिस्ट्स को प्रेरित किया होगा। एक बात का बोझ तो जरूर होता है, युवाओं को बुजुर्गों के अनुभवों का भी सम्मान करते हुए उनसे कुछ सीखना चाहिए, चाहे अपने ही घर में हो या बाहर। डॉक्टर स्वामीनाथन भी तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रेरित हुए थे जब वो खुद युवा थे। पद्म विभूषण डॉक्टर MS स्वामीनाथन को युवा भारती की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, CSIR स्थापना दिवस, विश्व पर्यटन दिवस और वर्ल्ड टीचर्स डे युवाओं की ही जिंदगी और खुशहाली के कई बिंदु समाहित किए हुए हैं। आपके करियर की राह की दृष्टि से
इनमें कई सकारात्मक संदेश छुपे हुए हैं। महात्मा गांधी की स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके युवावस्था के सपनों, उनके संघर्ष को याद करते हुए मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा आपको बाय कहते हैं। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का, ये है युवा भारती।